गुड मॉर्निंग। क्लास 11 में सारे विद्यार्थी, उम्मीद है क्वांटम नंबर का रिवीजन आप कर लिए होंगे। क्वांटम नंबर में आप चारों क्वांटम नंबर को एक बार बारीकी से रिवीजन कर, ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में आप एक छोटा सा टॉपिक सीखेंगे और इसका नाम है अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अंतर्गत आप जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, किसी भी एटम के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल को आप एनर्जी के क्रम में सजा सकते हैं। मतलब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को नीचे और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को आप ऊपर रखते चले जाएंगे और इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको मदद मिलेगी। एक एक कर आए। सबसे पहले अफबाउ इज नॉट ए नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है और इस शब्द का मतलब होता है क्रम में सजाना, क्रमबद्ध करना। इसी को हम लोग नाम देते अफबाउ प्रिंसिपल। तो ये अफबाउ क्रम में सजाना, तो ये एक तरह से क्रम में सजाने के सिद्धांत को ही हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। अब आइए, सबसे पहला वर्ड यूज होता ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया एनर्जी का जो नेचुरल क्रम बनता है। मतलब आपको टेम्परेचर बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को नहीं बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉन मतलब आप ये समझ लीजिए किसी नदी की जो सीढ़ियां हैं या तालाब में जो सीढ़ी बना हुआ, उसमें अगर पानी भरता है बारिश के समय में, वो सीढ़ी अगर डूबती है तो एक क्रम में होता है। तो वो जो नॉर्मल विन्यास होता, कॉन्फ़िगरेशन होता, उसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्राउंड स्टेट। एक टर्म और होता, आगे चल के आएगा, एक्साइटेड स्टेट। उसमें इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांसफर लेते हैं। इसमें कहता है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होता है एक एटम के वेरियस ऑर्बिटल में। मतलब आप ध्यान दीजिए, आपको याद होगा, हर बच्चे को याद होगा, ये चीजें पहले से पता है। फर्स्ट ऑर्बिट में होता 1s, सेकेंड ऑर्बिट में होता 2s 2p, थर्ड ऑर्बिट में याद कीजिए 3s 3p 3d, फोर्थ ऑर्बिट में याद होगा 4s 4p 4d 4f सो ऑन। कहते हैं किसी भी एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, अलग अलग ऑर्बिटल्स में, मतलब इन ऑर्बिटल्स में जब भी इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिल करेगा, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरेगा। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरेगा। उसके पूरा भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरेगा। उसके पूरा भरने के बाद और ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, और इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते जाते हैं। तुरंत एक पॉइंट समझिएगा, पूरा समझिएगा, क्रमबद्ध तरीके से पूरा ध्यान से आप देखते चलें। कहता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। उसके पूरा भरने के बाद इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में भरता है। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा टेक्निक आप लगा लें। मान लेते हैं ये कहीं पर ये एक तालाब है, कहीं पर ये एक तालाब है। उस तालाब के किनारे याद कीजिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। कहीं भी सीढ़ी बना हुआ तालाब के किनारे, सीढ़ी अलग अलग सीढ़ियां बनी हुई है। भीषण गर्मी के कारण मान लेते हैं ये तालाब पूरा सूख गया, भीषण गर्मी के कारण। अब अगर बारिश होती है तो सबसे पहले याद कीजिए जो एकदम सबसे नीचे वाला सीढ़ी है वो पानी से भरेगा, वाटर से फिल करेगा, भर जाएगा।
उसके पूरा भरने के बाद फिर उससे ऊपर वाली सीढ़ी पर पानी भरेगा, वो भी पूरा भर गया लबालब, तो वाटर फिर और ऊपर वाले सीढ़ी पर भरेगा और इन प्रकार ये क्रमबद्ध भरता है। बस इसी को हम लोग नाम देते अबव प्रिंसिपल। थ्योरी एक लाइन में, पूरा एग्जाम्पल डिटेल देख लीजिएगा। एक लाइन में ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में भरता है, लोवेस्ट एनर्जी में, उसके पूरा भरने के बाद हायर एनर्जी में भरता है और फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरता चला जाता। इसी प्रिंसिपल को हम लोग नाम देते अबव प्रिंसिपल। अब सवाल उठता है, सर एक एटम में इतने ऑर्बिटल हैं, हमें कैसे पता किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, ये हम कैसे निकालेंगे? छोटा सा पॉइंट आप समझ ले, तुरंत समझ में आ जाएगा। कहता है एक लोअर एनर्जी पूरा भरने के बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये क्रम बढ़ता चला जाता है। आइए, ये तो सब लोगों को पता है, याद कीजिए। फर्स्ट ऑर्बिट में याद होगा 1s, सेकेंड ऑर्बिट में याद कीजिए 2s और 2p, थर्ड ऑर्बिट में याद कीजिए 3s, 3p, 3d, फोर्थ ऑर्बिट में याद कीजिए 4s, 4p, 4d, 4f, फिफ्थ ऑर्बिट में याद कीजिए 5s, 5p, 5d, 5f, सिक्स्थ ऑर्बिट में 6s, 6p, 6d। इसके आगे भी होता, यहां भी 5G आएगा, लेकिन वो आज के समय में इसकी चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि 118 एटॉमिक नंबर तक ही जानकारी में है, पीरियोडिक टेबल में डाला गया। भविष्य में हो सकता है काफी सालों बाद ये चीजें आपको दिख जाएंगी। अब 7th में 7s, 7p, तो ये हमारे डिफरेंट ऑर्बिट में कौन कौन से सबसेल और उसके ऑर्बिटल पाए जाते, ये लिस्ट आपके पास है। फिर याद कीजिए, सबको पता है s में 1 ऑर्बिटल होता और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। याद कीजिए p में 3 ऑर्बिटल्स होता और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। d में याद करें 5 ऑर्बिटल्स होते और मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, d में 10। f में कितने ऑर्बिटल्स होते? 7, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये चीजें आप क्वांटम नंबर में पूरा रिवीजन मार चुके थे। तो F में आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे कम हो सकता है। S में 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता। किसी होटल में 10 रूम है तो हो सकता है 1 रूम भरा हो, 2 रूम फिल हो, 2 लोग 2 रूम में आदमी भरे हो, 3 रूम हो सकता और मैक्सिमम 10 रूम हो सकता। तो यहां भी ये है, P में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता, 0 भी खाली भी रह सकता है, जैसे होटल खाली रहता। तो ये सब एक रूम जैसा ही समझ लीजिए। तो यहां पर 0 से लेते हुए मैक्सिमम 6 तक हम जा सकते हैं। D में 0 से लेते हुए ज्यादा से ज्यादा हम 10 तक जा सकते हैं और F में 0 से लेते हुए एकदम मतलब खाली छोड़कर और मैक्सिमम हम लोग 14 तक जा सकते हैं। तो इतनी चीजें तो आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं। अब आप आइए, जितने भी ऑर्बिटल हमने अभी लिखा उनके एनर्जी का डिसीजन जो होता, ये 1 इलेक्ट्रॉन के अलावा, मतलब हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको छोड़ करके हम एग्जाम्पल अलग अलग एटम के लिए ले रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है डिफरेंट ऑर्बिटल का जो एनर्जी निकलता है वो n+l के नियम से निकलता है। ध्यान से पूरी बातों को समझिएगा, बस 2 मिनट ध्यान से देखें। एक एटम में जो अलग अलग ऑर्बिटल हैं, उन ऑर्बिटल का एनर्जी
जब भी निकलेगा तो n प्लस एल के नियम के आधार पर निकलेगा। मतलब यहां n क्या हो गया, n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और याद होगा n का वैल्यू कितना होता था 1 2 3 4 5 6 7, और l आपका क्या हो गया याद कीजिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है सबसेल के बारे में। सबसेल कौन कौन हो गया SPDF, S के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए L1, D के लिए L2 और F के लिए L3। तो इसका मतलब आपको कोई भी हम एग्जाम्पल दे दें, आप क्या निकालेंगे, n प्लस एल का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो अभी तुरंत आपको बता कर दे रहे। नियम कहता है जिसके n प्लस एल का वैल्यू कम होगा, n प्लस एल का वैल्यू लो होगा, कम होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। जिसके n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। थ्योरी फिर से एक बार पूरे एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। n प्लस एल का वैल्यू निकालने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। थ्योरी कहता है जिसके n प्लस एल का लो वैल्यू हो, समझ जाइए उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। और दूसरी तरफ कहता है जिसके n प्लस एल का हाई वैल्यू होगा, समझ जाइए उसकी एनर्जी भी हाई होगी, ज्यादा होगी। ये इसकी थ्योरी होगी। n प्लस एल का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। नेक्स्ट आइए, n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम हो जाए, मान लेते हैं 2 ऑर्बिटल्स या 3 ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का वैल्यू इक्वल हो जाए, तब क्या होगा। तो उसके लिए नियम कहा गया यदि n प्लस एल का वैल्यू इक्वल हो जाए तो जिसमें n का वैल्यू कम, समझ जाइए उसकी एनर्जी कम, जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। लेकिन ये तभी लगेगा जब n प्लस एल का वैल्यू समान है। ये थ्योरी है, अभी 2 मिनट आपको भारी लग सकता, लेकिन जैसे ही पूरे एग्जांपल्स दे देंगे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट देखिएगा, आपको क्या करना है, n प्लस एल का वैल्यू निकालना है। अच्छी बात है, जिसके n प्लस एल का लोअर वैल्यू है, कम वैल्यू है, समझ जाइए उसकी एनर्जी भी कम है। और जिसके n प्लस एल का हायर वैल्यू है, समझ जाइए उसकी एनर्जी भी हाई है, ज्यादा है एनर्जी। तो उम्मीद है n प्लस एल का एक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट अब एक्सपेरिमेंट करके आप पूरा काम करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। गौर करें, अगर n प्लस एल का इक्वल वैल्यू आ जाए, एकदम एक जैसा वैल्यू आ जाए, तो जिसमें n का वैल्यू कम, समझ जाइए उसकी एनर्जी कम, और जिसमें n का वैल्यू ज्यादा, समझ जाइए उसकी एनर्जी ज्यादा। ये तब लगेगा जब आपको n प्लस एल का सेम वैल्यू मिले, तब ये लगेगा। सेम वैल्यू मिले तब ये थ्योरी आपको लगाना है। अब आइए हम आपको ये सिखाते हैं n प्लस एल निकालते कैसे हैं और इसको क्रम में कैसे करते हैं। तो पूरा का पूरा थ्योरी दूसरी बार वीडियो देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। आइए काम करें। किसी भी सबसेल को मान लेते हैं आप 1s लेते हैं या 2p लेते हैं या 3p लेते हैं या 4d लेते हैं या 5f लेते हैं, तो थ्योरी याद रखिएगा। जो सबसे पहला नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। सबसे पहला नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। मतलब जैसे 1s में आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1, 2s 2p के लिए लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2, ये नंबर लिख लेना है।
3p के लिए लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3, 4d के लिए लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4, 5f के लिए लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 5। उम्मीद है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्लियर हो गया। अब आई, इस नंबर के बाद जिस अल्फाबेट को लिखा जाता है, याद होगा इससे हमें जानकारी मिलती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में। और सबको पता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2 और f के लिए l का वैल्यू 3। उम्मीद है सबको ये पता होगा। अब आइए यहां पे इस जगह पे चेक करिएगा, s के लिए याद कीजिए l का वैल्यू कितना होगा, तो s के लिए l का वैल्यू 0। फिर आगे आइए, यहां पर p है, 2p के लिए n इज इक्वल टू 2 मिल गया, p के लिए याद कीजिए l का वैल्यू कितना मिला 1। फिर आइए 3p के लिए यहां p है, l का वैल्यू कितना मिला इज इक्वल टू 1। यहां d है तो याद कीजिए d के लिए l का वैल्यू कितना मिला 2। यहां f है तो f के लिए l का वैल्यू कितना मिला 3। तो उम्मीद है n का वैल्यू और l का वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। आइए फिर से काम करें। इस जगह पर एक रिवीजन सीरीज भी हमारे पास है, जरा देखते चले। 1s n इज इक्वल टू 1, s के लिए l इज इक्वल टू 0, तो n प्लस l कितना, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर। फिर आइए 2s, तो 2 है, n इज इक्वल टू 2, s के लिए l इज इक्वल टू 0, n प्लस l इज इक्वल टू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। उम्मीद है क्लियर हो रहा है। 3p, पहला नंबर 3, तो n इज इक्वल टू 3 और p के लिए l का वैल्यू 1। ये बार बार टेबल रखिएगा, s p d f, l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 1, l का वैल्यू 2, l का वैल्यू 3। इस जगह पे आ जाइए 4d, यहां ले लीजिए, ये था 3, p के लिए हमने लिख दिया, p के लिए l इज इक्वल टू 1, n प्लस l इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। उम्मीद है क्लियर होगा। फिर आ जाइए, n का वैल्यू यहां कितना निकला 4, d के लिए l का वैल्यू कितना 2, n प्लस l इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। उम्मीद है n प्लस l का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बहुत आसान है, बहुत इजी है काम करना। अब आप आइए, इस जगह पर आपके पास, आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में आपका क्या होता, फर्स्ट ऑर्बिट में होता 1s। ये अगर कहीं भी डाउट्स हो तो पीछे क्वांटम नंबर का 4 लेक्चर और एक रिवीजन देख लेंगे 5, तो इसके बाद ही आगे एकदम सीढ़ीबद्ध बढ़िएगा। ऐसा नहीं जो जहां तहां से आप वीडियो देख लें, वो गड़बड़ कर देगा टॉपिक। सेकेंड ऑर्बिट में याद कीजिए 2s 2p, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d, फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d 4f, फिफ्थ ऑर्बिट में याद कीजिए 5s 5p 5d 5f, 6 में 6s 6p 6d 6f। आगे बढ़ते जाइए आपका जहां तक, लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा हम उतने ही तक का जिक्र कर रहे हैं जितने एटॉमिक नंबर के तत्व धरती पर एलिमेंट नोन है, ज्ञात है, हम उतने ही तक की चर्चा कर रहे हैं। और ये हो गया हमारा 7th ऑर्बिट। अभी तुरंत आप ये पूरा वेरीफाई भी कर लेंगे हमने क्या आपको बोला। अब आप गौर करें, सबके लिए हमें n प्लस l का वैल्यू निकालना है टोटल के लिए, तो गौर करिएगा 1s के लिए n प्लस l का वैल्यू कितना, तो 1 प्लस s के लिए वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ध्यान से। फिर आइए 2s के लिए, 2s के लिए 0। आप यहां काम भी कर लें, जिनको थोड़ा भी भूलने का रहता जो हम भूल रहे, तो वो एक रिवीजन यहां लेते चले। तो s के लिए l का वैल्यू 0, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3,
3 plus 0 is equal to 3, 3 plus 1 is equal to 4, 3 plus 2 is equal to 5. 4 plus 0 is equal to 4, 4 plus 1 is equal to 5, 4 plus 2 is equal to 6, 4 plus 3 is equal to 7. पूरा चेक करते जाइएगा, भरते जाना है कॉपी में खुद से। यहाँ हो गया 5 plus 0 is equal to 5, 5 plus 1 is equal to 6, 5 plus 2 is equal to 7, 5 plus 3 is equal to 8. 6 plus 0 is equal to 6, 6 plus 1 is equal to 7, 6 plus 2 is equal to 8. 7 plus 0 is equal to 7, 7 plus 1 is equal to 8. थ्योरी याद कीजिए, ये तो हमने एक एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिटल थे सबके लिए हमने n प्लस एल का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया एनर्जी निकालने के लिए। अब आइए पूरा पॉइंट ध्यान से देखते जाएंगे जो काम कर रहे हैं। इसमें कहता है जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इसको आप एनर्जी के ऑर्डर में सजाएं। तो भाई एनर्जी कौन निकालेगा? एनर्जी निकालेगा n प्लस एल का वैल्यू। कैसे निकालेगा? पढ़ा चुके रिवीजन। जिसके n प्लस एल का वैल्यू हाई है समझ जाइए उसकी एनर्जी हाई है, और जिसके n प्लस एल का वैल्यू कम है समझ जाइए उसका एनर्जी भी कम है, लो है। अब यदि n प्लस एल का वैल्यू आपका इक्वल हो जाए तो जिसका n लो होगा समझ जाइए उसकी एनर्जी भी लो, जिसके n का वैल्यू हाई होगा समझ जाइए उसकी एनर्जी भी हाई। पॉइंट समझिएगा। आ जाइए यहां हमने लिया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस पर हमने एनर्जी रखा। यहां हमने टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स डाला, आ जाइए टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे नीचे सीढ़ी का मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम है, उससे ऊपर माने उससे हाई एनर्जी, उससे हाई एनर्जी, उससे हाई एनर्जी। आइए जरा इसका काम करें। n प्लस एल का वैल्यू जिसका सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे कम, और सबसे कम वैल्यू कितना है 1, मतलब पहली सीढ़ी पर कौन से ऑर्बिटल होंगे 1s ऑर्बिटल होंगे पहली सीढ़ी पर। ध्यान दीजिएगा इससे ज्यादा बड़ा वैल्यू कौन सा 2s का होगा, इससे ज्यादा बड़ा वैल्यू क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2 ही दिख रहा, तो ये हो गया आपका 2s। अच्छी बात। थर्ड का वैल्यू देखिए, n प्लस एल का वैल्यू यहां भी 3 और n प्लस एल का वैल्यू यहां भी 3, मैच करिएगा। कहता है अगर n प्लस एल का वैल्यू इक्वल हो जाए तो जिसमें n का वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसमें n का वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो गौर करिए 2p के लिए n का वैल्यू 2 और 3s के लिए n का वैल्यू 3, 2 और 3 में छोटी संख्या 2, तो आप 2p को उठा ले, ये हो गया 2p। और उसके बाद कौन आएगा 3s। नहीं समझ में आया? अगला एग्जाम्पल फिर देखिए, गौर करिएगा। 4 वैल्यू हमारा इसका भी है, 3p का भी वैल्यू 4 है और 4s का भी वैल्यू 4 है, मतलब n प्लस एल का वैल्यू दोनों का इक्वल। तो जिसके n प्लस एल का वैल्यू इक्वल है तो नियम कहता जो अगर n कम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब पहली संख्या अगर कम है तो समझ जाइए उसकी एनर्जी कम। तो भाई इन 4 और 4 को देखें तो यहां पहली संख्या 3 और यहां पहली संख्या 4, तो 3 इज स्मॉलर, ये छोटा है, तो इसका मतलब 3p की एनर्जी यहां हो गई 3p
और 3p के बाद क्या हो गया 4s। उसके बाद 5 में आइए, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, 3 का वैल्यू 5 है। अब यहां भी आएंगे, यहां पहली संख्या 3, उसके बाद यहां 4, उसके बाद यहां 5, तो पहले कौन होगा 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। उम्मीद है आप क्रम में सबको सजा लेंगे। आइडिया लगा? एकदम सामने में देखते हुए पूरा क्रम में, पूरा यहां तक का पूरा क्रम बना लेंगे, जो हम एक बार और आपको बनाकर दे रहे। ध्यान से देखिएगा पूरा का क्रम। इस आधार पर अगर आप देखें तो ये हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, एनर्जी लिया, और सारे के सारे ऑर्बिटल्स को एक सीढ़ी नुमा ढांचा में सजा देना। और वो इस प्रकार से, सबसे पहली सीढ़ी पर याद कीजिए 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, फिर ये हो गया 3d, इसके बाद 4p, ये हो गया 5s। इस क्रम में पूरा सजाते जाना है, सब जगह n+l का वैल्यू डालकर। लेकिन एक टेक्निक जरा ध्यान दीजिएगा, जिससे आप बिना n+l निकाले ही आप पूरे ऑर्बिटल को एक क्रम में सजा सकते हैं। बिना n+l निकाले ही आप पूरे ऑर्बिटल्स को क्रम में सजा सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो जरा ये पॉइंट आप देखें कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। पूरा ध्यान से आप देखते चलिएगा। सबसे पहले इसमें किया करना ये है, जो आप इसको इस प्रकार से लिखें, पूरे को, ये पूरा आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। इस प्रकार से लिखें, जो अंदाजन जितना गैप यहां है उतना ही गैप सब जगह, जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए अंदाज से। ऐसा नहीं जो इंच लेकर के आपको नापना है, अंदाज से ये बीच का गैप दूरी बराबर। और जितनी दूरी यहां है अंदाजन उतनी ही दूरी आप यहां भी लेकर चलें, उतनी ही दूरी आप यहां भी ले लें, यहां भी इक्वल दूरी, सब में इक्वल गैप आपको लिखना है। कहीं पर छोटा बड़ा नहीं करिएगा, लगभग एक जैसा गैप आपको सब में रखना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जैसे हलवाई बर्फी कटिंग करता है, काजू की बर्फी तिरछा करके काटता है, वैसे ही आपको बर्फी कटिंग करनी। तो बर्फी कटिंग आप कैसे करेंगे जरा वो देख लें। क्रॉस कटिंग आपको करनी है, ध्यान दीजिएगा। पैरेलल जैसा एकदम लाइन दीजिएगा, एकदम तकरीबन ये पैरेलल जैसा लाइन बनाइएगा सारा। ये बनता चला गया पैरेलल लाइन। थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो स्केल से आप खींच लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है ये हमारा स्टार्टिंग लाइन है, माने हम यहीं से शुरू करेंगे पूरी रेखाएं। और ध्यान दीजिएगा हमने पूरा क्या किया, ये लिया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, यहां एनर्जी हो गया और यहां हमारे ऑर्बिटल्स हो गए। ध्यान से देखेंगे और एक सीढ़ी नुमा ढांचा बना लीजिए, सीढ़ी नुमा ढांचा बना लीजिए। और बस इसको 2 बार 3 बार याद, ऐसे ही फिर याद रखिएगा। n+l नियम समझ गए, जो जिसका वैल्यू n+l कम, एनर्जी कम, वो नीचे आएगा, जिसका ज्यादा ऊपर आएगा। इक्वल होने पर जिसका n कम होगा वो नीचे, जिसका n ज्यादा होगा ऊपर। नियम इतना ही। अब यहां सबका n+l के चक्कर में नहीं पड़ना है, दूरी बराबर करिए, पैरेलल लाइन खींचिए और अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहां देखिए।
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा 1s, फिर कबड्डी कबड्डी करके पीछे चलिए, उसके बाद 2s, फिर और पीछे चलिए, उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, और पीछे चलिए 3p, 4s, और पीछे चलें 3d, 4p, 5s, और पीछे चलें 4d, 5p, 6s, और पीछे चलें, फिर ये हो गया 4f, 5d, 6p, 7s, फिर और पीछे चले, ये हो गया 5f, 6d, 7p, और 7p के बाद क्या आएगा पता है 8s, और नीचे जाएंगे तो 7p के बाद क्या आएगा 8s। मतलब पीरियोडिक टेबल में जिस दिन 8th पीरियड आ गया और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, उसके बाद आएगा 5g, उस 5g के बाद आएगा 6f, 6f के बाद आएगा 7d, तब आएगा 8p, तब आएगा 9s। ये तो यही हुआ जो एक आदमी अपना 3 मंजिल बना लिया और बोला जो एक मंजिल छोड़ करके तुम ऊपर का मकान बना लो, तो हवा में कहां मकान टिकेगा। तो यहां वही है, अभी तक 5g, 6f, 7d क्यों नहीं आता था, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में गौर करिए 8s का मतलब 8 + 0 = 8। तो 6, 7p के बाद पहले क्या आएगा 8s, और 8s के बाद बारी आएगी 5g, 6f, 7d, 8p, 9s, ऐसे आएगा। चूंकि 8s का ही पता नहीं है, इसलिए 5g का कोई अता पता नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करते। और अब आप ध्यान से देख लें पूरी बातों को, यहां से क्रम को फॉलो करें। सबसे पहले सीढ़ी पर 1s मिनिमम एनर्जी, 1s के बाद 2s, बहुत इजी है, रफ में बनाते चलिएगा। 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 6s, 4f। उम्मीद है फुल पेज में ये चीज आप बना लेंगे। बस ये क्रम जिस समय आपका बन गया, समझ जाइए वहां से काम करना बहुत आसान है, बहुत इजी है पूरा काम करना। आइए अब ये पूरा क्रम, उम्मीद है आप पूरा क्रम भर लेंगे कंप्लीट आर पार। अब इसको हमने भर के भी आपको दिखा दिया एक बार और रिवीजन, ताकि जिनका जो बच्चे नहीं याद कीजिए। पहली सीढ़ी पर 1s, क्योंकि 1s के लिए 1 + 0 = 1। गौर करिएगा इससे ऊपर वैल्यू 2 का 2 + 0 = 2। गौर करिए इनका भी वैल्यू 3, इनका भी वैल्यू 3। जो लोग नहीं समझ पाए होंगे इस बार के पूरा मॉडल से, फिगर से बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। याद कीजिए 2p के लिए n का वैल्यू 2, 3s के लिए n का वैल्यू 3, n + l का वैल्यू दोनों के लिए कितना है, दोनों के लिए इक्वल है। n + l का वैल्यू दोनों के लिए, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, लेकिन यहाँ n का वैल्यू 2 है, इसकी एनर्जी कम होगी, 3 है, इसकी एनर्जी ज्यादा। फिर इन दोनों में आइए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, लेकिन इसका n का वैल्यू 3, यहाँ 3 है, इसका n का वैल्यू 4, 4 है। यहाँ भी गौर करिए 5, 5, 5, लेकिन इसके n का वैल्यू 3, ये नीचे, फिर 3 से ऊपर 4 तो 3 से ऊपर 4, 4 से ऊपर 5 तो 4 से ऊपर 5। इस क्रम में आप अपने कॉपी में बिल्कुल 7p तक पूरा भर लीजिएगा। और अब वो ऊपर चलते हैं। कहता है ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरता,
उसके पूरा भर जाने के बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरता, फिर और ज्यादा एनर्जी में भरता जाता है। नेक्स्ट आइए। अब इससे आपके पास ये कंक्लूजन निकला, जो अगर कभी भी आप किसी भी एलिमेंट में, ध्यान दीजिएगा, अगर लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल खाली रह जाए और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत होगा। सबूत देते हैं, ध्यान से सुने पूरी बातों को। अगर ये कोई तालाब की सीढ़ी है, अगर ये इसमें पानी अगर भरता है तो ऑटोमेटिक है इसके पूरा भरने के बाद वो इसमें भरेगा, इसके पूरा भरने के बाद इसमें भरेगा। ऐसा कभी नहीं होगा जो कोई व्यक्ति यहां खड़ा होकर ये बोले 2 सीढ़ी नीचे चलो सूखा मिलेगा, तो ये तो हंसने वाली बात होगी। नीचे बगैर पूरा भरे अगर आप पानी ऊपर आए, इलेक्ट्रॉन नीचे भरे बगैर इधर अधूरा है और ऊपर चला जाए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बो प्रिंसिपल के आधार पर गलत माना जाता। सबूत भी देते हैं क्यों और कैसे। सबसे पहले आप पूरा पॉइंट समझिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ध्यान से समझिए पूरी बातों को, पूरे पॉइंट को आप समझें। सबसे फर्स्ट, यहां पर हमने डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हमें भरना है, हम भर देते। याद कीजिए, इस जगह पर 1s, यहां पर 2s, यहां पर 2p, यहां 3s, 3p, 4s, याद कीजिए 3d, 4p, 5s। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये तो भली भांति पता है s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते, 2 से कम हो सकते, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। फिर याद कीजिए p में कितने हो सकते, मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम कितने हो सकते, 10। अब गौर करिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाले में भरिए। तो सबसे नीचे वाले में भर दें तो ये क्या लिखा जाएगा, 1s1। क्यों? सबसे नीचे 1s, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, डाल दीजिए, आ जाइए सर वहां भर लीजिए। फिर आइए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, अच्छी बात। तो सबसे पहले सीढ़ी पर कौन है, 1s, तो डाल दीजिए 1s2, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3 मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। भरना शुरू कीजिए, 1s3। रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि ध्यान दीजिएगा s में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता, तो इसका मतलब पहला सीढ़ी 2 इलेक्ट्रॉन में डूब गया। तो आपके पास समझ लीजिए ये सीढ़ी 2 लीटर पानी में डूब जाएगा। समझ लीजिए ये सीढ़ी S वाला भी 2 लीटर में डूब गया। 2p में कितना, 6 लीटर में ये सीढ़ी डूबता है। ये भी 2 लीटर, ये भी p 6 लीटर। आप समझने के लिए लिख लीजिए। तो गौर करिए, इसके पास 3 है, 3 में से 2 तो यहां भर गया, बचा कितना, 1, तो ये हो गया 2s1। उम्मीद है आइडिया लग रहा होगा। फिर देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 4, एटॉमिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। आ जाइए, फर्स्ट शुरू से एकदम स्टार्ट करिएगा, 1s2, अच्छी बात है। फिर उसके ऊपर चलिए 2s2, क्योंकि 4 भरना है, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 + 2 बराबर इक्वल टू 4। फिर आ जाइए बोरन का एटॉमिक नंबर 5 भरना है आपको। तो सबसे पहले सीढ़ी भरिए,
1s2 स्क्वायर नहीं पढ़िएगा क्योंकि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता। 1s2 फिर आ जाइए 2s2, s में 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो यहां 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहां आपके पास 5 एटॉमिक नंबर है, 1 बचा, तो 1s2 2s2 हो गया। यहां पर 1, अब ऐसा नहीं जो p में 6 होता है, 6 मैक्सिमम है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 6, तो आपको कितना चाहिए भाई, हमको 5 चाहिए। आपके पास अभी कितना पूरा हुआ, 2 + 2 सर 4 पूरा हुआ, तो 2s के बाद इनको बुलाइए, सर आप आइए मेरे पास, आप में 1 इलेक्ट्रॉन हम भर देते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 1s2 2s2 2p1। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आइए, इस आधार पर जरा काम कर लें, ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा सबसे फर्स्ट था 1s, उसके बाद 2s, फिर ये रहा 2p, फिर ये रहा 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। उम्मीद है आइडिया लगा। फिर ये भी आइडिया, s में मैक्सिमम 2, s में यहाँ 2, p में मैक्सिमम 6, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 10। ये नंबर भी आप जरूर ध्यान रखें जो कितना में सीढ़ी भरता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, समझ लीजिए आपने इस सीढ़ी पर 6 लीटर पानी डाला, तो 6 डालेंगे तो सबसे पहले 1s2, उसके बाद 2s2, आपको 6 पूरा करना है, 6 से ज्यादा नहीं। यहां 2 है, यहां 2 2 4 हो चुका, 2 और चाहिए, तो 2s के बाद 2p2। उम्मीद है आइडिया लग रहा होगा। नहीं समझ में आया, फिर एग्जाम्पल आइए। हमने लिया फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, समझ लीजिए 9 लीटर पानी सीढ़ी पर डालना है, तो ये हो गया 1s2, फिर हो गया 2s2, 2s के बाद किसकी बारी आई, 2p। रुक जाइएगा, आपको टोटल कितना चाहिए 9, यहां कितना है 2 और 2 4, और कितना चाहिए 5। p में क्या आपके पास, याद कीजिए s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, क्या हम 5 भर सकते हैं, हाँ सर भर सकते हैं 5। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2 2s2 2p5। फिर आइए सोडियम एटॉमिक नंबर 11, आपको सीढ़ी पर 11 लीटर पानी डालना है, याद कीजिए 1s2, अच्छी बात है। 1s के बाद क्या हुआ 2s2, वेरी गुड, 2s के बाद 2p। रुक जाइए, आपके पास 11 है भरने के लिए, आप अभी तक कितना भर दिए, तो 2 और 2 + 2 = 4, 11 - 4 = 7, तो 2p7। रुक जाइएगा, ये नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि p में ज्यादा से ज्यादा आप कितना भर सकते हैं 6। कोई बात नहीं सर, जितना भरेगा कोई उतना ही भरिए, तो यहां से आपके पास 2p6 हो गया। अब 2 + 2 4 + 6 = 10, 11 था 10 हो चुका, तो 2p के बाद किसकी बारी आई 3s, तो आ जाइए 3s1। उम्मीद है आइडिया अब लग रहा होगा। फिर एक प्रयास करें, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 भरना है आपको, अच्छी बात। आ जाइए 1s2 2s2 2p6, तो 2 + 2 4 + 6 = 10, तो 2p के बाद कौन आया 3s, लेकिन s में आप ज्यादा से ज्यादा कितना भर सकते 2, तो फिर जोड़ लीजिए, s में 2 ही भर सकते, तो यहां 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, और आपको भरना कितना है 13, तो 12 भर चुके, एक बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 3s के बाद किसकी बारी 3p, तो 3p1।
उम्मीद है आइडिया लग रहा होगा। धीरे धीरे करके सीखते चलें। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, समझ जाइए 17 लीटर पानी आपने सीढ़ी पर भर दिया डुबोने के लिए। तो आ जाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, रुक जाइएगा, यहां पर 2 + 2 4 + 6 10 12, 17 में 12 चला गया तो 5 बच गया। 3s के बाद किसकी बारी आती? 3p, तो 3p5 भरा जा सकता। जी सर, क्यों? क्योंकि p में मैक्सिमम कितने भरते हैं? 6 से कम तो भरा ही जा सकता है। कैल्शियम पर आइए, अभी हम 20 तक ही ले रहे, 20 के बाद फिर हम इसकी और चर्चा करते हैं। यहां पर आइए, तो कैल्शियम का 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ऐड कर दीजिएगा। 3p6 यहां तक हम पहुंच गए, तो यहां हो गया 2 + 2 4 + 6 10 12 18 20 चाहिए, 2 बच गया। 3p के बाद 4s, तो यहां हो गया 4s2। उम्मीद है अब आइडिया लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा पूरा टॉपिक। तो यहां से आपका निष्कर्ष ये निकला, अगर कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिसमें नीचे वाला ऑर्बिटल अधूरा छोड़ दे, नहीं भरे और इलेक्ट्रॉन को सीधे ऊपर ले जाएं, तो समझ जाइए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा। सबूत सामने में देख लें, हम जो बोलना चाह रहे उसका एविडेंस देखिएगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, भरते चलें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहां पर 12 और 3p1। अगर कभी ऐसी बारी आ जाए जो हमने इसको पूरा नहीं भरा, हमने लिख दिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p2, हमने इसको पूरा नहीं भरा और इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन यहां कर दिया, समझ जाइए ये क्या होगा? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? अबोव प्रिंसिपल के आधार पर, क्योंकि इस प्रिंसिपल में क्या खास है? तो इसका नियम है, जो नीचे एनर्जी वाले ऑर्बिटल पूरा भरेंगे तब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, वो पूरा भरेगा तब इलेक्ट्रॉन और ऊपर जाएगा। ये था अबोव प्रिंसिपल का पार्ट। उम्मीद है आपको अबोव समझ में आ गया होगा। सिंपल सा नियम है, एकदम तालाब वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे। नदी किनारे भी जहाँ सीढ़ियाँ बनी होती, सीधी सी बात है, सबसे नीचे वाला सीढ़ी पानी से भरेगा, फिर और ऊपर और ऊपर। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।